तो आपको बताया जा चुका है कि जो पहाड़ी लोगों में गुस्सा थी, तो पहाड़ी लोगों में गुस्सा होने का कारण था कि जंगल में उनको प्रवेश नहीं होने दिया जाता था। वो मवेशियों को चरा नहीं सकते थे, लकड़ी फल इत्यादि वो बीन नहीं सकते थे। ये कारण था। न केवल उनकी रोजी रोटी पर इससे असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरा और अधिकार भी उनसे छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। इसका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक बड़े ही इंटरेस्टेड व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान भी लगा सकते थे, लोगों को स्वास्थ्य कर सकते थे तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी, ऐसा लोगों में विश्वास था। राजू के व्यक्तित्व के चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुणगान करते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुंडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। तो आगे जो अब हम देखेंगे, हम लोगों का अगला जो पड़ाव होगा वो है बगानों में स्वराज कैसे गूंजा, यानी स्वराज इन प्लांटेशन। वर्कर टू हैड देयर ऑन इंटरेस्टिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया है। ये सोच था उनका। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों में संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड एग्रीमेंट एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उन्हें बगान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से फिर पिटाई कर दी। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। इसके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, वो ये समझते थे। आदिवासियों ने गांधी के नाम का नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे, अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित था। यहाँ पर आप देखिए, ये उस समय का चित्र है जो प्रस्तुत किया गया है। क्या स्थिति थी? आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके पहले आपको बता दें कि अंग्रेज़ों ने नमक पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके वजह से ये आंदोलन महात्मा गांधी
के द्वारा चलाया गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस का शब्दार्थ का अर्थ क्या होता है। यानी इसका अर्थ होता है सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा क्या है? कहने का मतलब ये कि गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने यह आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा इसलिए रखा क्योंकि गांधी जी ने विनती करते हुए, विनय करते हुए ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कानून का अवहेलना किया। तो वो इस आंदोलन के जरिए अंग्रेज़ों को ये बताया कि देखिए, हम आपके द्वारा बनाए गए कानून का आपसे हाथ जोड़कर, आपसे विनती करके अवहेलना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधार की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। याद रखिएगा यहाँ पर कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे है आंतरिक बहस बसहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे। 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गया था। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरते रहे। तो इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने के लिए आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। ये आयोग इसलिए केवल गठित हुआ था कि भारत में गवर्नमेंट कैसे कार्य कर रही है, उसे जांच करना था भारत में। लेकिन भारत का कोई भी सदस्य को उसमें हिस्सा नहीं बनाया गया था। इस कमीशन में यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह अध्यक्षता में हुआ था साइमन की अध्यक्षता में। इसी कारण से इसे हम साइमन कमीशन का नाम भी देते हैं। तो इसका गठन भी इंग्लैंड में हुआ और इसमें कोई भारतीय थे भी नहीं और उसे लेखा जोखा किसका लेना है? तो भारत का लेना है। अब बताइए, आश्चर्य की बात है, ऐसी स्थिति में भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध करने का फैसला कर लिया। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, यहाँ याद रखिएगा 1927 में साइमन कमीशन इंग्लैंड में बना, साइमन की अध्यक्षता में, और ये 1928 में भारत आया। और जब ये भारत आया, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो इस कमीशन का स्वागत भारत में किस रूप में किया गया? साइमन वापस जाओ, यानी विरोध किया गया। All party including the Congress and the Muslim League participated in the demonstrations in effort to win them over the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a wage offer of Dominion state for India is an unspecified futures and a round table conference to discuss a future constitutions. This led not satisfy the Congress leader. The leader within the Congress led by जवाहरलाल नेहरू
अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का औपचारिकता मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, और इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में जहां की पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से कांग्रेस के मीटिंग में मान लिया गया था, वहीं पर यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष का शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों का ध्यान गया था। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। तो ये पृष्ठभूमि थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और जो स्टार्ट हुआ अपने तात्कालिक कारण, क्या तात्कालिक कारण रहा? नमक पर अंग्रेजों का प्रतिबंध, ये तात्कालिक कारण रहा, और यहीं से फिर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको मिलते हैं द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कि महात्मा गांधी ने अपने आश्रम साबरमती से दांडी तक का पैदल यात्रा किया था और दांडी तर्ज पर जाकर के नमक बना करके अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ा था और फिर इस आंदोलन का सूत्रपात किया था।